नमस्कार। हिंदी शोध में पुनर्मूल्यांकन या पुनर्पाठ प्राय वर्जित रहा है। हमारे यहाँ जो साहित्य का अध्ययन करने की एक परंपरा है या कहिए एक आदत है, वह तात्विक रूप से तो करने की है, लेकिन तार्किक रूप से रचनाओं को परखे जाने का दृष्टिकोण कम ही विकसित हो पाया है। खेद है कि शोध के समय भी पुनर्मूल्यांकन और पुनर्पाठ जैसे सशक्त साहित्यिक उपकरण कहना चाहिए इन उपकरणों का प्रयोग कम किया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसे कहा तो प्रेम कथा जाता है, लेकिन क्या पुनर्मूल्यांकन या पुनर्पाठ के हमारे आज के इस पैमाने से निकलते हुए यह एक प्रेम कथा प्रमाणित होगी या किसी व्यक्ति विशेष के प्रेम की एक तरफा प्रेम की भावुक कथा, यह हमें देखना है। यह प्रेम कथा है या किसी के एक पक्षीय प्रेम की भावुक कथा है, यह हमें देखना है। यद्यपि इस कथा विशेष के संदर्भ में मेरा एक शोध लेख पंचशील शोध समीक्षा में वर्ष 2012 में प्रकाशित हो चुका है। इस कथा का नाम है, और आप में से बहुत लोगों ने इस कथा को पढ़ा होगा, उसने कहा था, जिसके लेखक हैं श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये इसका एक पुनर्मूल्यांकन था। अब जब हम 21वीं सदी के इस महत्वपूर्ण चरण में हैं और साहित्य को लेकर बहुत सारे आलोड़न विद्यमान हैं, तो हमें शोध की दृष्टि से पुनर्मूल्यांकन या पुनर्पाठ की दृष्टि से भी साहित्य को मूल्यांकित करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। प्रस्तुत है उसने कहा था के संदर्भ में हमारा पुनर्मूल्यांकन या पुनर्पाठ मात्र कहानी कला के या कथा कला के तत्वों के आधार पर नहीं, बल्कि तार्किकता के आधार पर भी। इस कहानी को हिंदी कथा साहित्य में प्रेम कथा का विशेषण दे दिया गया। और जैसा कि हमारे यहाँ एक परंपरा है और स्वभाव है कि एक बार एक विशेषण चस्पा हो जाने के बाद हम उसे दूसरे आयाम से देखने का प्रयास करते ही नहीं है और स्वीकार कर लेते हैं कि प्रेम कथा कह दिया गया तो प्रेमी कथा होगी। उसी स्वभाव या उसी परंपरा से इस कहानी को एक प्रेम कथा मान लिया गया। उसने कहा था ये कहानी पहली बार प्रकाशित हुई वर्ष 1915 में सरस्वती के जून अंक में। बाद में इसके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सुशील कुमार फुल साहब, नंद दुलारे वाजपेयी जी और अनेक आलोचकों ने अपने अपने ढंग से लिखा। वह हमारे इस वीडियो का विषय नहीं है। हमारा विषय यह है कि यह एक प्रेम कथा है या यह इसके नायक विशेष के एक पक्षीय प्रेम की कथा है। प्रेम में तो दोनों पक्षों का संपुष्ट हो जाना जो है वो स्वीकार्य है और उसी को मान्यता प्राप्त है, लेकिन जब वह प्रेम दोनों पक्षों की ओर से ना होकर किसी एक पक्ष विशेष की तरफ से है, तो हम उसे एक तरफा, वन साइडेड या एक पक्षीय प्रेम कहेंगे। उसी पैमाने पर यह कथा एक
एक पक्षीय प्रेम की कथा है या प्रेम कथा है, हमें विचार करना होगा। आप में से प्राय सभी लोगों ने इस कथा को पढ़ा होगा। ये लंबी कहानी है ये, और कहानी बस इतनी है कि बचपन में एक लड़का और एक लड़की जो है वो मिलते हैं। उनकी आयु क्या रही यह तो हम तार्किक विश्लेषण में बात करेंगे। वो लड़का उस लड़की को जो है तांगे के नीचे आने से बचाता है अपने जीवन पर खेलकर, और वह स्वयं भी बच जाता है, लड़की भी बच जाती है। बाद में कहानी जब आगे बढ़ती है और 25 वर्ष का अंतराल लेकर कहानीकार ने दिखाया कि लड़का अब अंग्रेजी जो सेना है उसमें जामादार या सैनिक है, और वो जो लड़की है उसका अब विवाह हो चुका है अंग्रेजी सेना के एक सूबेदार से, और उसके एक पुत्र भी है जो उसी अंग्रेजी सेना में है। अब वो जो लड़की है अब सूबेदारनी बन चुकी है, संयोग से इस लड़के से मिलती है और उससे कहती है कि युद्ध में तुम मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा वैसे ही करना जैसे तुमने कभी बचपन में मेरी की थी। वो जो युवक है जिसका नाम लहना सिंह है कहानी में, इसको अपने मन में बिठा लेता है और युद्ध क्षेत्र में स्वयं घायल होने के बाद भी वो उस महिला के पुत्र के लिए जो है अपने वस्त्र उसे देता है, और उस पुत्र और उसके पिता को यानी उस महिला के पति को जो है वो कहता है आप लोग चले जाइए और मैं बाद में आ जाऊंगा, और बाद में उसका प्राणांत हो जाता है। प्रश्न इस कहानी की तार्किकता का है, जो हम इस कहानी के अंशों के साथ बढ़ते हुए विचार करेंगे। देखिए, कहानी में लिखा है कि लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। यह स्पष्ट होता है कि जिस आयु विशेष में वे बचपन में मिले, लड़का 12 वर्ष का था और लड़की मात्र 8 वर्ष की थी। आप विचार कीजिए, क्या जैविक रूप से या भावनात्मक रूप से उस अवस्था में उस प्रकार का प्रेम संभव है जिसकी तरफ कहानीकार ने स्थापना करने का प्रयास किया। अब वो लड़का उस लड़की से जब तक पूछता है तेरी कुड़माई हो गई क्या, एक दिन वो लड़की उसे कहती है कि हाँ हो गई, और ये देखो रेशम के बूटों वाला या रेशम के फूलों वाला शालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ, ये कहानीकार पूछता है। क्या हम ये मान लें कि उसे उससे प्रेम हो गया था, या वह एक लगाव मात्र था उस आयु का? 12 वर्ष का लड़का, 8 वर्ष की लड़की। अब कहानी आगे बढ़ती है तो 25 वर्ष जैसे मैंने कहा बीत जाते हैं, और जब वो अपने सूबेदार की, लहना सिंह अपने सूबेदार की पत्नी से मिलता है, तो इस समय तक वह 25 वर्ष पूर्व की उस 8 वर्ष की लड़की को भूल चुका होता है। जैसा कि कहानी में कहानीकार ने स्वयं लिखा है, 25 वर्ष बीत गए, अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं मिली थी। 25 वर्ष पूर्व की उस 8 वर्ष की लड़की को वह भूल चुका था। लेकिन 25 वर्ष बाद कहानी में ये दिखाते हैं कि जब लहना सिंह अपने सूबेदार के यहाँ जाता है तो वह 25 वर्ष पूर्व जो 8 वर्ष की लड़की थी वो उसे पहचान लेती है। अब
25 वर्ष बाद। लहना सिंह को तो ख्याल भी नहीं कि वो लड़की थी, लेकिन वो सूबेदारनी उसे पहचान लेती है और वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे पहचाना? लड़का कहता है, लहना सिंह कहता नहीं। वो कहती है, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। लड़की की स्मरण शक्ति की दाद देनी पड़ेगी कि 8 साल की लड़की 25 वर्ष बाद ना केवल 25 वर्ष पूर्व मिले जो 12 वर्ष का लड़का था, 25 वर्ष उसे पहचान लेती है, बल्कि उसको उस समय के डायलॉग्स या संवाद भी लगभग शब्द से जो है वो याद होते हैं, जो उस लड़के को स्मरण कराती है, और फिर लहना सिंह को वो चीज़ें याद आ जाती हैं। अब इस कहानी में आगे ये जो सूबेदारनी है वो लहना सिंह से कहती है कि मेरे पति को अंग्रेजी सेना ने बहुत कुछ दिया है और अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब युद्ध में जाना पड़ रहा है, तो मेरी तुमसे ये विनती है कि जैसे तुमने कभी मेरी सहायता की थी और मेरी रक्षा की थी, कहना सहायता क्या रक्षा ही की थी, वैसे ही तुम मेरे पति और मेरे पुत्र की करना। और वो उसके जो शब्द हैं वो सुनिए। मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास भी बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। अब ऐसे ही पे ध्यान दीजिए, वो उसे कहती है, वो जो मैंने शब्द बोला मेरे भाग, वो पिछले अंश का एक हिस्सा था जिसमें वो लहना सिंह के लिए नहीं कहती, अपने भाग्य के लिए कहती है, मेरा भाग्य कैसा है कि मेरे पति को और मेरे पुत्र को युद्ध में जाना पड़ रहा है। यहाँ वो कहती है, जैसे तुमने मेरी रक्षा की थी, आप घोड़ों की लातों में चले गए थे, ऐसे ही से वो क्या कहना चाहती है कि भले ही तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाए, परंतु मेरे पति और मेरे पुत्र की तुम्हें रक्षा करनी है, ऐसे ही। कैसे? जैसे तुमने मेरी रक्षा की थी। और उसने रक्षा कैसे की थी? अपने जीवन पे खेल के की थी। तो आप अवचेतन को समझने का प्रयास कीजिए सूबेदारनी के, तब स्वयं से प्रश्न कीजिए कि यहाँ तक आते आते क्या आपको सूबेदारनी का लहना सिंह के प्रति लेश मात्र भी प्रेम प्रतीत हो रहा है? यदि आप में से कुछ को अब भी कहीं कोई प्रेम तत्व दिख रहा है, तो मेरा अगला प्रश्न यह है कि सूबेदारनी जब लहना सिंह से मिलती है तो वह अपने परिवार का तो पूरा बखान उसके सामने करती है, अंग्रेज़ों से क्या लाभ हुआ, क्या उसका परिवार है, उसके पति है, उसका बेटा है जिसका नाम बोधा सिंह कहा गया, वह भी जो है वो सेना में है। लेकिन वो पूरी कथा में एक भी बार लहना सिंह से उसके परिवार के बारे में नहीं पूछती। और जब वो लहना सिंह से ये भिक्षा मांग रही होती है, जो कि अवचेतन रूप से और कूटनीतिक रूप से उस पर एक मानसिक दबाव ही डाला जा रहा था कि भाई तुम्हें मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करनी है, वह एक बार भी ये सोचती है कि लहना सिंह की भी कोई पत्नी होगी या उसका भी कोई परिवार होगा, उसके भी माता पिता होंगे, वैसा सोचती है। ऐसा इस कहानी में कहीं नहीं दिखाया गया और वो एक बार भी उससे उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं पूछती है। अब इस कहानी में होता क्या है कि लहना सिंह को गोली लगती है जांग में, लेकिन सूबेदारनी का जो पुत्र होता है बोधा सिंह, उसको बहुत तेज जो है तीव्र बुखार होता है और वो उसे अपने कपड़े भी जो गर्म सारे कपड़े पहना देता है, उड़ा देता है और सूबेदार से कहता है कि आप इस अपने पुत्र को लेकर चले जाइए और मैं भी बाद में
आ जाऊंगा। यद्यपि सूबेदार उसकी मदद के लिए कहता है कि मैं तुम्हारी जांग में पट्टी बांध देता हूँ, तो वो कहता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा घाव है, वो छिपा जाता है। घाव बहुत गंभीर होता है, क्योंकि जाने का जो साधन था वो यही था कि भाई वो पुत्र बीमार है बोधा सिंह, उसको लेके जा सकते हैं, और 3 लोग जा नहीं सकते तो 2 लोग चले जाएं, वो बाद में आ जाएगा, ऐसा कहता है। तब भी जब सूबेदार जाने में आनाकानी करता है तो लहना सिंह उसको सूबेदारनी की सौगंध देता है और कहता है कि आप चले जाओ, और जब आप चले जाएं और बटालियन से आप उन्हें पत्र लिखें सूबेदारनी को, तो मेरा मत्था टेकना कहना, और जब आप उनसे मिलें तो आप कहना, उन्होंने शब्द प्रयोग किया, उन्होंने कहा था मैंने कर दिया। मतलब आप उनसे ये कहना कि उन्होंने जो कहा था वो मैंने कर दिया, यानी मैंने उनके पति और पुत्र की जीवन की रक्षा की अपने जीवन पर खेलकर। इस कथा में बाद में लहना सिंह का प्राणांत जो है वो हो जाता है। आप विचार कीजिए कि श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो स्वयं उसने कहा था यह शीर्षक देकर, इसे एक उत्कृष्ट प्रेम कथा बनाना चाह रहे थे, क्या कहानी के घटनाक्रम की तार्किकता पर यह एक प्रेम कथा बन पाई? यह एक उत्कृष्ट प्रेम कथा हो सकती थी यदि सूबेदारनी लहना सिंह से ये कहती कि देखो हम इतने वर्षों बाद मिले हैं, तुम्हारा मेरे पे एक एहसान है कि तुमने 25 वर्ष पूर्व अपने जीवन की परवाह ना करके मेरे जीवन को बचाया था, मुझे तांगे के नीचे आने से बचाया था। अब मेरे पति और पुत्र जो हैं वो भी तुम्हारे साथ उस युद्ध में हैं। तुम तीनों को सम्मिलित रूप से युद्ध करना है, सम्मिलित रूप से युद्ध करना है, और तुम्हें मेरे पति और पुत्र के साथ ही युद्ध से जीवित लौट के आना है मेरे लिए। अगर वो ये कह देती लहना सिंह से, तो ये कहानी प्रेम के जो मानक हैं उन तक ये पहुंच जाती। हम ये भी सोच सकते हैं कि जिस समय वो लहना सिंह से मात्र अपने पति और पुत्र को बचाए जाने की भिक्षा मांग रही थी, निश्चित रूप से लहना सिंह यह अवश्य सोच रहा होगा कि यह मेरे बारे में कोई भी फिक्र या कोई भी सकारात्मक सोच नहीं रखती है। जिस बात की चर्चा हमने अभी की कि वह लहना सिंह से उसके परिवार के बारे में नहीं पूछती, तो आप विचार कीजिए कि क्या लहना सिंह को स्वयं यह प्रतीत नहीं हुआ होगा कि इसने तो मेरे परिवार के विषय में कुछ नहीं पूछा। यदि हम कहानी के पात्रों को स्वयं से जोड़कर देखें तो निश्चित रूप से इन दोनों बातों पर लहना सिंह ने अवश्य ही गौर किया होगा, और उसको इससे दुख भी हुआ होगा कि देखो इसने एक बार भी ना तो मेरे परिवार के संदर्भ में मुझसे पूछा, मेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ, मेरे बच्चे कितने हैं, मेरे माता पिता, ना युद्ध में जाते हुए मेरे से इसने मेरी जीवन रक्षा के संदर्भ में कोई निवेदन किया या अनुनय विनय किया कि नहीं तुम भी बच के आना, क्योंकि तुम भी मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हो जितने महत्वपूर्ण मेरे पति और मेरा पुत्र है। लेकिन ऐसा कुछ इस कहानी में दर्शाया नहीं गया है। मैं अपनी बात को समापन की तरफ ले जाता हूँ। आज जब इस कथा को
प्रेम कहानी कहा जाता है तो आप विचार कीजिए और मुझे भी कमेंट्स में कृपया सूचित कीजिए कि क्या आप इसे प्रेम कहानी स्वीकार करते हैं। एक आलोचक के रूप में मेरा कथन यह है कि यह उसने कहा था कहानी एक प्रेम कथा नहीं है, वरन यह एक व्यक्ति के एक पक्षीय भावुक प्रेम की कथा है। कृपया अपने कमेंट से मुझे सूचित कीजिए कि आप क्या सोचते हैं, और यदि आप भी मेरी तरह सोचते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन। धन्यवाद।